Hello everyone. In this lecture, I will focus on phasor relationship for circuit element. So phasor मैंने आपको बता ही दिया था. So अब मैं phasor relationship देखूंगा कि what is phasor relationship for circuit element. So इन circuit elements में मैं क्या क्या देखूंगा, R, L, C, RL, RC and RLC. So इस लेक्चर में मैं R, L और C को कवर करूंगा. So एक एक करके हम देखते हैं इनको. सो पहला है मेरा रेजिस्टिव एलिमेंट या आप कह लो रजिस्टर रेजिस्टेंस. ओके, तो आपका हुआ क्या, यानी कि ये आपका एक रेजिस्टेंस है मान लो, इसके अक्रॉस मैंने माइनस प्लस वोल्टेज वी दिया है और इससे करंट फ्लो कर रहा है आई. सो मैं इसमें रिलेशनशिप देखता हूँ और क्योंकि ये एसी है सो इट इज लाइक स्मॉल वी एंड स्मॉल आई. और अगर मैं फेजर में रिप्रेजेंट करूंगा तो फेजर वी एंड फेजर आई. ठीक है. सो देखो, अगर मान लो मेरे पास एज्यूम आई हैव करंट आई इस रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है एंड करंट आई इज लाइक आई एम साइन ओमेगा टी. सो इस करंट की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस रजिस्टर के अक्रॉस, रजिस्टर आर है अगर रेजिस्टेंस आर है इसकी, सो वो पोटेंशियल डिफरेंस वी क्या हो जाएगा, दैट वी इज आई इंटू आर. सो दिस इज व्हाट आई एम आर साइन ओमेगा टी. तो अगर मैं फेजर की बात करूं या अभी साइनसॉइड में देखते हैं, तो अब इसमें साइनसॉइडल रिलेशन क्या होगा, यानी कि अगर मैंने करंट का वेवफॉर्म ये बनाया है ब्लू वाले कलर से अगर शो किया है, सो करंट और वोल्टेज दोनों साइन ओमेगा टी है, कोई भी फेज शिफ्ट नहीं है, तो दोनों सेम फेज में होंगे. यानी कि अगर ब्लू वाला मेरा ये अगर मेरा ये अगर मैंने आई ओके इस ब्लू से अगर मैंने करंट आई को दिखाया था और इस रेड वाले से मैंने वोल्टेज V को दिखाया हुआ है, सो ये दोनों सेम फेज में होंगे, मींस साथ साथ बढ़ेंगे साथ साथ घटेंगे एंड ओरिजिनेट सेम पॉइंट से स्टार्ट भी हो रहे हैं. ठीक है. और यहाँ पे वोल्टेज की मैग्नीट्यूड करंट से ज्यादा है, तो मैंने ये मान लिया कि करंट दिस रेजिस्टेंस R इज ग्रेटर देन 1, इस वजह से ऐसा हुआ. ठीक है. सो अब मैं अगर इसको फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं, सी करंट I इज आई एम साइन ओमेगा टी. सो इसे मैं फेजर I में लिखूं तो क्या लिखूंगा, सिंपली फेजर I. वोल्टेज V क्या है, आई एम आर साइन ओमेगा टी. सो दिस इज लाइक सम वी एम साइन ओमेगा टी, वेयर दिस वी एम इज व्हाट, वी एम इज आर इंटू आई एम. ठीक है. सो ये आपका फेजर V हो गया, मान लो फेजर V. तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, करंट I को मैं लिख सकता हूँ सिंपली सम मैग्नीट्यूड I, वेयर दिस I इज आरएमएस वैल्यू, एंगल 0 डिग्री. फेजर V को क्या लिख सकता हूं, सम मैग्नीट्यूड V, एंगल 0 डिग्री. अब ये V और ये I आरएमएस वैल्यूज हैं. ठीक है. सो अगर यहां से मैं रिलेशन देखूं तो मेरे को क्या मिलेगा, फेजर V इक्वल्स टू R इंटू फेजर I. आपको यहां से दिख रहा है, वो यहां से आपको मिल जाएगा सिंपली दिस फेजर V इज R इंटू फेजर I. सो आपको यहां से ये दिखा कि V और I सेम फेज में है, यानी कि अगर मैं इनका फेजर डायग्राम बनाऊं तो ये ब्लैक वाले से मैंने एक्स एक्सिस को दिखाया है जो कि रियल एक्सिस है, और इधर मैंने वाई एक्सिस या फिर इमेजिनरी एक्सिस को दिखाया. ठीक है. यहाँ पे मैंने एंगल 0 ले रखा है, तो अगर V x की अलोंग है तो I भी x के अलोंग ही होगा. अगर मैंने मान लो यहाँ पे कुछ एंगल लिया होता, यानी कि सपोज मैंने कुछ इस तरीके से लिया होता कि दिस I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मैंने ऐसा ही एज्यूम किया होता, तो मेरा वोल्टेज क्या आ जाता, वोल्टेज होता आई एम आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. सो इसमें मैं क्या लिखता, दिस विल बी समथिंग लाइक वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. सो ये क्या हो जाता आपका, अच्छा ये क्या है आपका फेजर I विच इज आई एंगल फाइव. ये क्या होता आपका फेजर फॉर्म में लिखता तो फेजर V which is some voltage V angle phi. अच्छा ये वोल्टेज V और ये वोल्टेज I रिलेटेड कैसे है, V equals to R I से रिलेटेड है, क्योंकि Vm is like this V is what, V is Vm by root 2, I is what, Im by root 2. ठीक है. सो आपको ये देखना है यहाँ पे भी फेज एंगल फाई है, यहाँ पे भी फेज एंगल फाई है. सो V और I सेम फेज में है. तो अगर मेरे को ये चीज बनानी होती इस वाले के लिए, ये मैं अलग से लिख देता हूं ताकि आपको डाउट ना हो, I इक्वल्स टू आई एंगल फाई
और V इक्वल्स टू V एंगल फाई। अगर आपको इनके लिए बनाना होगा फेजर तो आप कैसे बनाओगे, देखो इसका कुछ इस तरीके से होगा। मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ, चलो इसको भी इरेज कर दिया मैंने। और ये आपका रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। सो सपोज करेंट कुछ ऐसे है, करेंट कुछ इस फेज में है विथ एंगल फाई, ठीक है। अगर ये करेंट है तो मेरा वोल्टेज कहाँ होगा, वोल्टेज भी मेरा इस फेज में ही होगा, ठीक है। ये मेरा वोल्टेज V हो जाएगा एंड दिस एंगल इज आल्सो फाई, ठीक है। दिस इज I फेज, दिस इज V फेज। दिस इज फॉर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे। ये जब हम फेज बनाएंगे तो एंगल तो मैंने ऊपर दिखाई दिया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात है। सो दिस इज I एंड दिस इज योर V, सेम फेज में है, ठीक है। सो दिस इज योर हाउ V एंड I आर रिलेटेड फॉर अ रेजिस्टिव सर्किट। अब इसमें देखो, मैं अगर पावर निकालना चाहूं तो पावर कैसे निकालूंगा, आपको पता है पावर क्या होता है, पावर P इक्वल्स टू V इंटू I। सो अगर साइनसोइडल देखो तो क्या होगा, Vm साइन ओमेगा t इंटू Im साइन ओमेगा t। सो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा t, और साइन स्क्वायर ओमेगा t हमें पता है, साइन स्क्वायर ओमेगा t इज 1 माइनस कॉस टू ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा आपके पास होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पे थीटा की जगह मैंने ओमेगा टी लिया है, तो ये चीज मिल गया। अब इसे अगेन मैंने तोड़ा तो ये आपको इस तरीके से मिलेगा, Vm Im बाई 2 माइनस Vm Im बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो देखो ये तो डीसी कंपोनेंट है, तो इसे भी मैं छोड़ देता हूं। मैं एक्चुअली चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं कि पी एवरेज क्या होगा, तो उसके लिए मेरे को एवरेज वैल्यू निकालनी होगी। बट उसके पहले मैं अगर ग्राफ देखना चाहूं तो देखो ग्राफ कैसा होगा। मान लो आपको ये वोल्टेज हो, ओके, और ओके मैंने यहां पे लिखा हुआ है तो मैं इसे नहीं लेता। मान लिया मैंने ब्लू वाले से करेंट को डिनोट किया है एंड रेड वाले से वोल्टेज को डिनोट किया है। आपको पता है पावर P क्या होता है, पावर P होता है V इंटू I, यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पावर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस वाले रेंज में, इस रेंज में हमें क्या मिल रहा है, इस रेंज में वोल्टेज करंट दोनों पॉजिटिव हैं तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी पॉजिटिव होगा, तो ये आपका पावर हो गया पॉजिटिव। इस वाले रीजन में क्या हो रहा है, इस रीजन में वोल्टेज और करंट दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, तो अगेन मेरे को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। यानी कि जो पावर की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, पावर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2 ओमेगा। अगर वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो पावर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2 ओमेगा, ठीक है। तो अब मैं एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप एवरेज निकालना चाहोगे तो एवरेज देखो क्या होगा आपका, यहां से आप देख लो, मैं यहीं पे निकाल देता हूं। तो ये आपका पावर आ गया, इंस्टेंटेनियस पावर, और ये इंस्टेंटेनियस पावर है। तो अब मेरे को देखो एवरेज निकालना है, तो एवरेज वैल्यू क्या होगी, एवरेज वैल्यू ऑफ दिस VMIM by 2 माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ दिस विच इज VMIM by 2 cos 2 ओमेगा t। अब आपको पता है ये cos 2 ओमेगा t है, सो ओवर वन साइकिल इसका एवरेज 0 हो जाएगा। सो इसकी एवरेज तो 0 हो गई। सो ओवरऑल एवरेज क्या मिला आपको, सिंपली VMIM by 2। अब इस VMIM by 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, अब इस VMIM by 2 को मैं लिख सकता हूं VM डिवाइडेड बाई रूट 2 multiplied by Im divided by root 2. So this is your VRMS into IRMS, ठीक है। अच्छा, मैंने जो cos 2 ओमेगा t वाले टर्म के एवरेज को 0 किया था, इसके एवरेज वाले टर्म को, सो आप इसके बाद में एक लाइन जरूर से लिख देना कि सिंस वी हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 ओमेगा हेंस इट्स एवरेज ओवर वन पीरियड इज 0, ठीक है। cos 2 ओमेगा t है तो इसका मतलब ये कुछ आपको समझ लो ऐसा होगा, अगर मेरे पास ये साइन वेव फॉर्म है, ये अगर मेरे पास साइन वेव फॉर्म है, ठीक है, सो ये चीज आपका कैसा होगा, cos 2 ओमेगा था,
यानी कि आपका इस रेंज में ही आपको 2 साइकिल मिल जाएंगी कॉस की, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपका एक साइकिल हो गया, एक साइकिल ये हुआ और दूसरा साइकिल ये हुआ। ठीक, तो इसमें अगर आप एवरेज देखोगे तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपका रजिस्टर था। नेक्स्ट हम इंडक्टर देखते हैं। सो इंडक्टर के केस में मान लो मैंने वोल्टेज करंट एज्यूम किया Im sin ओमेगा टी, तो वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज V इज L di by dt। सो इसे हम क्या लिख सकते हैं? L Im d by dt ऑफ sin ओमेगा टी। ठीक, तो अब आप एक्चुअली मैंने Im को बाहर निकाल लिया डेरिवेशन से, क्योंकि Im तो कांस्टेंट है। सो इसे मैंने क्या लिखा? अब जब आप sin ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा ओमेगा cos ओमेगा टी। सो ये आपको क्या मिला? L Im ओमेगा cos ओमेगा टी, बिकॉज d by dt ऑफ sin ओमेगा टी इज ओमेगा cos ओमेगा टी। अब मुझे ये पता है कि cos ओमेगा टी इज व्हाट? cos ओमेगा टी इज sin ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। सो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं सिंपली Vm sin ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, वेयर दिस Vm इज व्हाट? दिस Vm इज ओमेगा L Im। ठीक है, ओमेगा L Im, दिस इज Vm। ठीक, तो आपको I और V साइनोसॉइड के वेव रूप में मिल गए। अब अगर मैं इनको ड्रॉ करूं, ओके, वेयर Vm इज ओमेगा L Im, तो अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो मान लो मेरा करंट ये I है, रेड से मैंने शो किया है। सो इट इज लाइक cos ओमेगा टी, sin ओमेगा टी, दिस I इज लाइक sin ओमेगा टी। सो वोल्टेज V क्या होगा? वोल्टेज V आपने देखा था, वोल्टेज V आया था आपका कुछ cos ओमेगा टी के वेव फॉर्म के रूप में। मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है क्योंकि ओमेगा L Im का फैक्टर आ रहा है, बट मैं अभी फेज में रिलेशन देखना चाह रहा हूं केवल। सो आपका वोल्टेज V कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये वोल्टेज V होगा विच इज cos ओमेगा टी और साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ओके, सो ये आपका cos ओमेगा टी आ गया। यानी कि अगर आप यहां से देखो तो दिस रेड वन इज लैगिंग बिहाइंड दिस ब्लू वन। ठीक है, क्योंकि इसका रेड का 0 बाद में आएगा। अगर मैं इस ब्लू को आगे बढ़ा दूं तो ये ब्लू यहां पे आएगा, तो ब्लू का 0 पहले आ रहा है एज कंपेयर टू रेड, है ना। सो दिस ब्लू वन इज लीडिंग रेड वन बाई एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक, तो ये तो मैंने साइनसॉइड के टर्म में देखा। और यहाँ पे आपके पास एक और चीज, अगर मैं पावर निकालना चाहूं तो पावर क्या होगा? पावर P विल बी V इंटू आई, V इंटू स्मॉल आई। ओके, तो इसमें जब आप पावर का ग्राफ बनाओगे तो देखो क्या होगा। ओके, सो अब यहाँ पे अगर मैं पावर निकालना चाहूँ तो पावर अगर मेरे को निकालना होगा तो पावर मेरा देखो क्या आ जाएगा, कुछ ये होगा मेरा Im साइन ओमेगा टी इंटू मल्टीप्लाइड बाई Vm cos ओमेगा टी। सो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ Vm Im बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी, क्योंकि मुझे पता है 2 साइन A cos B इज साइन 2, मेरे को ये पता है कि 2 साइन A cos A इज व्हाट? साइन 2A। ये होता है, मैंने वही चीज यहाँ पे यूज किया है, एंड दिस A इज लाइक ओमेगा टी। सो Im sin ओमेगा टी इंटू Vm cos ओमेगा टी, दिस विल बी व्हाट? Vm Im, दिस इज Im डिवाइडेड बाई 2 sin 2 ओमेगा टी। सो sin 2 ओमेगा टी अगर मेरे को मिला, यानी कि अगेन पावर की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स हो गई, इसका एवरेज ओवर 1 साइकिल तो 0 होना ही है, ओवर हाफ साइकिल अगर आप हाफ साइकिल इतने में भी निकालते हो इसका पावर तो वो 0 आएगा। ठीक है, और ये sin 2 ओमेगा टी आया, यानी कि अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो ये वेवफॉर्म कुछ इस तरीके का बनेगा। ओके, पावर का वेवफॉर्म अगर आप बनाना चाहोगे तो देखो ये कुछ ऐसा बनेगा। सी, इस रीजन में वोल्टेज और करंट दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव आएगा, और साइनोसॉइडली वेव वेरी करेगा, यानी कि इस रीजन में पावर कुछ ऐसा आया। इसके बाद इस रीजन में आप देखिए, इस रीजन में, इस वाले रीजन में, तो इसमें करंट पॉजिटिव है, करंट की वैल्यू ये है जो कि पॉजिटिव है, बट वोल्टेज की वैल्यू क्या है? नेगेटिव।
सो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव क्या मिलेगा? नेगेटिव। सो यहां पे आपका अब कैसा वेरिएशन हो जाएगा? अब यहां पे वेरिएशन हो जाएगा कुछ इस तरीके का, ये कुछ इस तरीके का। तो आपका जो साइन पावर का वेव फॉर्म आएगा वो कैसा आएगा? वो कुछ इस तरीके से आएगा। देखो ये 90 डिग्री तक पॉजिटिव रहा, 90 टू 180 नेगेटिव रहा। ओके, सो ये आपका पावर का वेव फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से विथ फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा। सो अगर इसका एवरेज आप निकालोगे, इसका एवरेज अगर आप निकालोगे तो आपको पता है इसका एवरेज 0 ही आएगा। ठीक है, ओवर हाफ साइकिल भी, ओवर हाफ साइकिल भी इसका एवरेज 0 ही आएगा। इस रेंज में भी पावर का एवरेज 0 आ जाएगा क्योंकि ये साइन 2 ओमेगा टी है। ठीक, तो ये तो पावर हुआ और साइनसॉइड के फॉर्म में। अब अगर मैं फेजर के टर्म में देखना चाहूं तो करंट क्या है मेरा? करंट I इज आई एम साइन ओमेगा टी। सो इसे मैं लिख सकता हूं I इक्वल्स टू आई एंगल 0 डिग्री। वोल्टेज क्या आया? वोल्टेज आया मेरा वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। सो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं वी एम की वैल्यू क्या है? वी एम है मेरी ओमेगा एल आई एम, मैंने निकाला था। तो इसे मैं लिख सकता हूं ओमेगा एल आई एम एंगल 90 डिग्री। ठीक है, सो फेजर V क्या जाएगा? फेजर V इज V एंगल 90 डिग्री, V एंगल 90 डिग्री। ठीक है, सो करेंट अगर मेरा I एंगल 0 डिग्री है तो वोल्टेज मेरा V एंगल 90 डिग्री होगा। अब यहां पे देखो ये करेंट और ये वोल्टेज जस्ट एक नंबर है, इनका एंगल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, सो अगर मैं अब फेजर डायग्राम बनाना चाहूं तो ये मेरा हो गया मान लो रियल एक्सिस, ये हो गया मेरा इमेजिनरी एक्सिस, और मैं इन वेवफॉर्म्स को भी हटा देता हूं, मैं सिर्फ फेजर रख रहा हूं। ठीक है, सो करंट मैंने क्या लिया? मान लो रियल एक्सिस के अलोंग एंगल 0 डिग्री है तो ये मेरा करंट आ गया। अगर रियल के अलोंग ये करंट आ गया। सो वोल्टेज कहां पे होगा? वोल्टेज होगा एट एंगल 90 डिग्री, यानी वोल्टेज कहीं इधर की ओर होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, क्योंकि ये प्लस 90 डिग्री है। सो अगर मैंने अपना जो करंट है, अगर मैंने अपना करंट कुछ इस तरीके से लिया होता, या ये कह लो कि करंट का फेजर मेरा कुछ ऐसा आता कि मैं करंट I को ऐसा लेता I एंगल फाई, यानी कि स्मॉल I क्या है मेरा? स्मॉल I इज समथिंग लाइक आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो इसकी वजह से मेरे को फेजर V क्या मिलता? फेजर V मिलता मेरे को V एंगल फाई प्लस 90 डिग्री मिलता, क्योंकि वोल्टेज जब 90 डिग्री से लीड करेगा करंट को, वो मैंने यहाँ पे देख ही लिया था। यानी कि यहां से मेरे को वोल्टेज V क्या मिल रहा था? वोल्टेज V मिलता सम वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई प्लस 90 डिग्री। सो अब देखो V I आया I एंगल 0, V आया सॉरी I आया I एंगल फाई, V आया V एंगल फाई प्लस 90 डिग्री। तो अब अगर मेरे को फेजर बनाना होता तो मैं कैसे बनाता? सपोज ये आपका हो गया रियल एक्सिस, ये हो गई आपकी इमेजिनरी एक्सिस, और करेंट I मान लिया ये था आपका करेंट I एट एंगल फाई। ओके, सो वोल्टेज कहां जाएगा? वोल्टेज इसको लीड करेगा 90 डिग्री से, लीड करेगा 90 डिग्री से, यानी कि यहां से आप ऐसे 90 डिग्री मूव करो, यहां से 90 डिग्री मूव करो, और ये आप बना दो फेजर V। ठीक है, ये आप बना दो फेजर V। तो अब आपका इस तरीके का फेजर डायग्राम बनता। ओके, तो अब अगर मैं V और I फेजर में रिलेशन देखूं तो वो कैसे आएगा, आप यहां से देख सकते हो। तो देखो फॉर इंडक्टर मेरे पास था क्या? I इज आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, देन V क्या जाएगा? ओमेगा एल आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई प्लस 90 डिग्री। ओके, सो यहां से देखो I अगर ये आया तो मैं फेजर I क्या लिख सकता हूं? I एंगल फाई, और इसे आप क्या लिख सकते हो? इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि मेरे को पता है, मैंने आपको बताया था R एंगल फाई इज सिमिलर टू R e रेज़ टू पावर j फाई। सो इसे मैंने इस R e रेज़ टू पावर j फाई वाले टर्म में लिखा, तो I e रेज़ टू पावर j फाई आ गया। अब फेजर V क्या है मेरे पास? फेजर V है मेरे पास ओमेगा एल एम एंगल फाई प्लस 90 डिग्री,
यही था। वेयर दिस ओमेगा एल आई एम इज व्हाट, ओमेगा एल आई एम, इसे आई एम मत करो, ओमेगा आई एम नहीं होगा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, सॉरी फेजर है, तो इसे आप आई लिखो। सो इसे आप हर जगह आई कर दो पहले तो। सो दिस इज आई, दिस इज आई, ओके। सो फेजर V क्या आ जाएगा, ओमेगा एल आई एंगल ऑफ 5 प्लस 90 डिग्री। सो अगेन इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा एल आई को ऐसे रखा और एंगल वाले को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रखा है, मतलब इसे मैं एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो ये क्या जाएगा आपका ओमेगा एल आई ई रेस्ट टू पावर जे 5 प्लस 90 डिग्री। सो अगेन मैं इस ई रेस्ट पावर जे 5 प्लस 90 को तोड़ूंगा तो ये इस तरीके से टूटेगा, ई ऑफ जे 5 इंटू ई ऑफ जे 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है ए रेस्ट टू पावर बी प्लस सी, ए रेस्ट टू पावर बी प्लस सी इज व्हाट, ए रेस्ट टू पावर बी इंटू ए रेस्ट टू पावर सी। तो यही चीज किया है मैंने। तो अब आप देखो यहाँ पे, अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यूज को इन वैल्यू को देखूंगा, आई ई रेस्ट टू पावर जे 5, आई ई रेस्ट पावर जे 5, आई ई रेस्ट पावर जे 5 क्या चीज है, फेजर आई है। सो इसे मैंने फेजर आई बोल दिया। और ई जे रेस्ट टू पावर 90 डिग्री, ई जे रेस्ट पावर 90 डिग्री क्या होता है, ई जे रेस्ट पावर 90 डिग्री होता है आपका सिंपली जे, और वो कैसे होता है मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। ई जे रेस्ट पावर 90 डिग्री मींस दिस इज लाइक cos 90 प्लस j sin 90। so cos 90 is 0 and sin 90 is 1, so this is just j, okay। so phasor v is what, phasor v is j omega l into phasor I, okay। तो अब v और I में जो रिलेशन आया मैं उसे इस तरीके से लिख सकता हूं, दिस फेजर v is j omega l into phasor I for इंडक्टर। और इस ओमेगा एल को मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस कहता हूं, XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस, दिस XL इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो अब देखो रिलेशन, अगर ये आपका टाइम डोमेन है और ये फेजर डोमेन है। सो टाइम डोमेन में V और स्मॉल आई, स्मॉल v एंड स्मॉल आई है, सो स्मॉल v इज L di by dt। फेजर डोमेन में हम फेज लेंगे, सो फेजर v इज j ओमेगा l I। सो अब बस इतना चीज का यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी मैं किसी क्वांटिटी को j से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो क्वांटिटी 90 डिग्री से लीड कर जाती है। अब यहाँ पे जैसे मैंने करेंट को मल्टीप्लाई किया j से, तो जो रिजल्ट होगा, ये कंप्लीट रिजल्ट जो होगा, ये कंप्लीट रिजल्ट करेंट I को 90 डिग्री से लीड कर रहा होगा, ठीक। ओके, सो ये आपका इंडक्टर था। नेक्स्ट मेरा कैपेसिटर है। कैपेसिटर में भी आप ऐसे ही करोगे। सो सपोज कैपेसिटर के केस में मैंने एज्यूम किया वोल्टेज V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी, और करंट I क्या होता है आपको पता है, I C dV बाई dt। सो अब आप dV बाई dt निकालोगे तो क्या होगा, Vm मैंने कांस्टेंट ले लिया पहले ही, बाहर कॉमन ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है। सो C Vm d by dt of sin omega t, so this is omega C Vm cos omega t, and cos omega t is again sin omega t plus 90 degree, so this is something like Im sin omega t plus 90 degree where Im is omega Cm, omega Cm। तो इस केस में जो फेजर रिलेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ये आपका वोल्टेज है अगर रेड वाला, तो ये sin ओमेगा t था, और करेंट इस केस में लीड कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो करेंट I is sin omega t plus 90 degree when voltage V is sin omega t, ओके। यानी कि करंट इस केस में लीड कर रहा है और करंट कॉस के टर्म में आया है, तो इस तरीके से आ गया। अगेन यहाँ पे आप पावर निकालोगे तो पावर क्या होगा, V इंटू आई, ये अगेन आपका क्या हो जाएगा, V sin ओमेगा t मल्टीप्लाइड बाई I cos ओमेगा t। सो ये अगेन आपका क्या आ जाएगा, Vm Im बाई 2 साइन ऑफ 2 ओमेगा t। ओके, सो अब पावर का अगर ड्रॉ करूंगा तो पावर का इसमें कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इस रेंज में
वोल्टेज और करंट दोनों ही पॉजिटिव है। इस रेंज में एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है। ओके, करंट मेरा इस केस में साइनसोइडल था, तो V आपका नेगेटिव, ये आपका V था, यानी कि V इस केस में पॉजिटिव था और करंट नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आ जाएगा। सो ओवर दिस साइकिल या ओवर हाफ साइकिल एवरेज पावर क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब मैं इसमें फेजर रिलेशन देख लेता हूं कि फेजर में क्या रिलेशन होता है। जैसे मैंने इंडक्टर के लिए किया था, V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t। So phasor V is what? V angle 0. I is omega c into Vm sin omega t plus 90 degree. So phasor I is what? Phasor I is something like I angle 90 degree, and this is omega c V angle 90 degree. This V is RMS value. Okay, this V is RMS value. यानी कि अगर मैंने वोल्टेज को लिया रेफरेंस या ग्राउंड नहीं, रियल एक्सिस पे, तो करंट इस वोल्टेज को लीड कर रहा है बाई एंगल 90 डिग्री, यानी करंट यहां पे आ जाएगा 90 डिग्री लीड। ओके, अब रिलेशन देख लो क्या होगा। तो रिलेशन क्या होगा आपका, कैपेसिटर के लिए अगर V इज Vm sin ओमेगा t प्लस फाई, सो V इज व्हाट, V एंगल फाई विच इज V e रेज़ टू पावर j फाई। करंट I क्या था, Im sin ओमेगा t प्लस फाई प्लस 90 डिग्री। सो करंट I क्या था आपका, current I is I angle of phi plus 90 degree. So this is omega CV angle of phi plus 90 degree. Okay. Again आप इसे क्या लिख सकते हो, omega CV e raised to power j of phi plus 90 degree. ठीक है, सो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अगेन होगा आपका ओमेगा CV e raised to power j phi multiplied by e raised to power j of 90 डिग्री। सो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, C V e raised to power j phi क्या है, V e raised to power j phi इज फेजर V। सो ये हो जाएगा आपका ओमेगा C फेजर V, एंड दिस e raised to power j 90 डिग्री इज व्हाट, J, ये मैंने देखा था। तो फेजर I की वैल्यू क्या आ गई, फेजर I की वैल्यू आ गई j ओमेगा C इंटू फेजर V। ओके, सो इस तरीके से हमें इसमें रिलेशन मिल जाएगा, यहां से हमें रिलेशन मिल जाएगा, और इसे मैं हटा देता हूं। तो देखो मेरे को रिलेशन क्या मिला, फेजर I इज j ओमेगा C फेजर V। अब यहां से देखो, अगर मेरे को यहां से कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना हो, तो मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस को बोलूंगा XC, दैट इज फेजर V अपॉन फेजर I। सिंपली हम V अपॉन I ही निकालते हैं। सो फेजर V अपॉन फेजर I क्या जाएगा, दैट विल बी 1 अपॉन j ओमेगा C। सो दिस इज लाइक माइनस j अपॉन ओमेगा C, एंड दिस इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, सो आपने एक चीज देखा कि अगर रजिस्टर है तो उसमें वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे। अगर मैंने इंडक्टर लिया तो इंडक्टर में वोल्टेज लीड करेगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लीड्स करंट थ्रू इंडक्टर बाय एंगल 90 डिग्री। एंड अगर मैंने कैपेसिटर लिया तो कैपेसिटर में वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लैग्स करंट थ्रू कैपेसिटर बाय 90 डिग्री। ठीक है, इसमें करंट लैग करेगा और इंडक्टर में करंट लीड करेगा। ओके, तो ये आपका रिलेशन मिला था कैपेसिटर के केस में, V is minus jXC where XC is what, 1 upon omega C। ठीक है, ये आपने यहां से देखा था 1 upon omega C। ओके, सो अब रिलेशन अगर देखो, सो R is V upon I and V and I in phase for resistor, for inductor XL is V upon I and V lead I by 90 डिग्री। अच्छा, ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, करंट थ्रू इंडक्टर है, एंड XC इज वोल्टेज
divided by current, where this voltage V is voltage across capacitor, current I is current through capacitor, and voltage lags current by 90 degree for capacitor. ओके, तो अब देखो ये कौन सी क्वांटिटी किसे लीड कर रही है और किसे लैग कर रही है, कब लीड करेगी, कब लैग करेगी, ये याद करने का एक ट्रिक है जिसे हम सिविल कहते हैं। सो सिविल का क्या मतलब है, इसमें देखो आप करोगे क्या, दिस C स्टैंड फॉर कैपेसिटर, L स्टैंड फॉर इंडक्टर। सो C से आप इधर की ओर चलो, इधर की ओर चलोगे तो पहले क्या आया, करेंट और फिर वोल्टेज, यानी कि करेंट लीड वोल्टेज बाई 90 डिग्री। फिर आप इधर मूव करो, वोल्टेज आया फिर करंट आया, और यहाँ पे आपको दिखा इंडक्टर। सो इंडक्टर में पहले क्या आ रहा है, वोल्टेज और फिर करंट, यानी कि वोल्टेज लीड करंट बाई 90 डिग्री। तो जो पहले आएगा आपको मूव किधर करना है, इधर की ओर, यानी कि लेफ्ट टू राइट आप मूव करोगे। सी से हम इधर मूव किए, आई आया यानी कि करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, फिर वोल्टेज लीड कर रहा है अगर करंट को तो वो क्या है, इंडक्टर। ठीक है, वोल्टेज अगर लीड कर रहा है करंट को तो वो क्या है, इंडक्टर। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, दिस इज जस्ट अ ट्रिक। ओके, अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हो, वो कुछ इस तरीके से है, दिस V इज J ओमेगा L I, दिस मीन्स I, यहां पे I के साथ में J लगा हुआ है ना, दिस मीन्स I लीड्स वोल्टेज बाई 90 डिग्री, और ये J ओमेगा L है यानी कि ये इंडक्टर है। ओके, और करंट वोल्टेज सॉरी कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में होता है V इक्वल्स टू माइनस J अपॉन ओमेगा C इंटू I। तो ये देखो माइनस J है, माइनस J यानी कि अगर करंट इधर है तो वोल्टेज किधर होगा, J इधर होगा, यानी कि माइनस J इधर है, यानी कि ये आपका वोल्टेज है। अगर ये करंट है तो ये करंट है तो ये वोल्टेज है, यानी कि वोल्टेज लैग करंट बाय 90 डिग्री फॉर कैपेसिटर, क्योंकि ये C है। ठीक है, ओके। सो अब देखो आप, मैंने बोला था XL इज J ओमेगा L एंड XC इज 1 अपॉन J ओमेगा C। सो अगर मैं XL की बात करूं तो DC सर्किट के लिए, या ये कह लो कि अगर मैं DC सप्लाई देता हूं, सो जब आप DC सप्लाई दोगे तो उसमें ओमेगा या फिर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0। तो XL की वैल्यू क्या होगी, 0, एंड दिस 0 मीन्स this XL is 0, that means inductive reactance is 0. अब inductive reactance is 0, that means it is like a short circuit for DC, यानी कि इंडक्टर acts as short circuit for DC supply. Okay, and X is equal to 1 upon J omega C. तो keeping this putting this omega equals to 0, XC की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, इनफाइनाइट, यानी कि ये कैपेसिटर एक्ट करेगा एज ओपन सर्किट फॉर DC सप्लाई। ठीक है, तो अब इन पे न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कुछ। तो मान लो यहाँ पे मेरे को न्यूमेरिकल दिया हुआ है, सपोज दिस वोल्टेज V इज 12 sin 60t, दिस इज t नॉट प्लस 60t प्लस 45 डिग्री इज अप्लाइड टू 0.1 हेनरी इंडक्टर, फाइंड द स्टेडी स्टेट करंट थ्रू द इंडक्टर। ओके, सो आपको देखो करंट निकालना है इंडक्टर के थ्रू। सो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो सीधा सा, V इक्वल्स टू L di by dt। सो I इज व्हाट, 1 अपॉन L इंटीग्रल V dt, वेयर दिस V इज व्हाट, 12 sin 60t प्लस 45 डिग्री। अब आप इसे इंटीग्रेट करोगे, L की वैल्यू आपने रख दी 0.1, तो आप जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी सब सॉल्व करने पे, एंड दैट V इज 2 sin 60t माइनस 45 डिग्री। ओके, तो ये एक तरीका था जो आप डिफरेंशिएशन करके कर सकते थे। अगर मैं इसी को फेजर से करूं, आप फेजर से करोगे तो कैसे करोगे, आप वोल्टेज को पहले फेजर फॉर्म में रखोगे। तो वोल्टेज क्या था आपका, 12 sin 60t प्लस 45 डिग्री, ओमेगा था आपका 60 हर्ट्ज, यहाँ से निकला, और इंडक्टेंस इंडक्टेंस इज गिवन लाइक 0.1 हेनरी। ओके, सो आप इसे अगर कन्वर्ट करोगे फेजर में इस वोल्टेज को, तो क्या आएगा, 12/√2 एंगल 45 डिग्री। अब इंडक्टर के लिए मुझे पता है रिलेशन क्या है, V इक्वल्स टू J ओमेगा L इंटू I। ठीक है, सो यहां से मैं I निकाल सकता हूं,
सी अब मैंने इसमें ओमेगा और एल की वैल्यू रख दी। ओमेगा इज 60 एंड एल इज 0.1, सो ओमेगा एल की वैल्यू क्या जाएगी 6। सो फेजर V इज J6 फेजर I। तो ये I आपको क्या आ जाएगा, फेजर V अपॉन J6। अब फेजर V क्या है, फेजर V आपका है 12/√2 एंगल 45 डिग्री, ये रख दिया मैंने। और J6 क्या होगा, J6 होगा आपका सिंपली 6 एंगल 90 डिग्री, 6 एंगल 90 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा आपका 2/√2 एंगल दिस माइनस दिस, सो 45 माइनस 90, सो दिस इज लाइक 2/√2 एंगल माइनस 45 डिग्री। ठीक है, 2/√2 एंगल माइनस 45 डिग्री, सो दिस इज लाइक √2 एंगल माइनस 45 डिग्री। ओके, और आपको पता है अब मैं अगर ये आपका फेजर आया तो साइनोसॉइड में अगर आप इसे रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो ये साइनोसॉइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आपको मैग्नीट्यूड है फेजर का वो क्या होता है, वो आरएमएस वैल्यू होता है। ठीक है, तो करेंट आई क्या आ जाएगा, करेंट आई विल बी √2 टाइम्स दिस मैग्नीट्यूड, √2 साइन के फॉर्म में था तो साइन ऑफ ओमेगा टी यानी कि 60t प्लस माइनस एंगल फाइव जो भी है, तो ये -45 है, तो -45 डिग्री, यानी कि ये क्या आ जाएगा आपका 2 साइन 60t माइनस 45 डिग्री। ओके, और पिछले में देखो क्या आया था, जब मैंने सॉल्व किया था तो 2 साइन 60t माइनस 45 डिग्री, और यहाँ पे भी आया आपका 2 साइन 60t माइनस 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट अब मैं अगर कैपेसिटर पे देखूं, मान लो सेम वोल्टेज मैंने दे दिया कैपेसिटर को, दिस 12 साइन 60t प्लस 45 डिग्री, ये मैंने अप्लाई किया है किसी 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस, और मेरे को करंट निकालना है, स्टेडी स्टेट करंट। सो आप इस वोल्टेज को अगेन कन्वर्ट करोगे फेजर फॉर्म में, तो फेजर में कन्वर्ट करोगे क्या मिलेगा आपको, 12/√2 एंगल 45 डिग्री, ओमेगा इज 60 एंड कैपेसिटेंस C is 100 माइक्रोफैराड, so it is 100 into 10⁻⁻6 फैराड। सो मेरे को ओमेगा C चाहिए यहाँ पे, एंड दैट इज एक्जेक्टली 1/j ओमेगा C चाहिए। तो ओमेगा C की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये आएगा आपका 6000 into 10⁻⁻6। ओके, तो अब देखो यहाँ पे वोल्टेज और करंट में रिलेशन क्या होता है, दिस फेजर V is 1/j ओमेगा C into I। अब इसमें बस वैल्यूज पुट कर दो आप, तो 1/j ओमेगा C क्या आ गया, 1/j 6000 into 10⁻⁻6 I, और फेजर V क्या है आपका 12/√2 एंगल 45 डिग्री, j 1/j ओमेगा यहाँ पे दे रखा है, I यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ से आप I की वैल्यू निकाल लोगे। ओके, सो यहाँ पे देखो आपने ये चीज देखा, अब इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, फिर अगेन 12/√2 एंगल 45 डिग्री इज, इसे अब मैंने फेजर में कन्वर्ट कर दिया आर एंगल थीटा में, सो j 6 एंगल 6 into 10⁻³ विल बी व्हाट, 6 into 10⁻³ एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, सो I क्या आ जाएगा, दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय दिस क्वांटिटी, यही चीज मैंने कर दिया, 12/√2 एंगल 45 डिग्री इंटू 6 into 10⁻³ एंगल 90 डिग्री। तो अब यहाँ से आपको फेजर I मिलेगा, तो देखो फेजर I क्या हो जाएगा, फेजर आई जाएगा ये आपका 72/√2 इंटू 10⁻³ एंगल ऑफ 135 डिग्री। ओके, तो ये आपका फेजर आई आ गया, यानी कि आपका जो करंट आई है वो क्या जाएगा, करंट आई विल बी, दिस इज आरएमएस वैल्यू, सो डिवाइडेड बाय √2 है, मल्टीप्लाई बाय √2 करेंगे तो √2 कैंसिल, सो स्मॉल आई दैट करंट इन टाइम डोमेन या साइनसॉइड के फॉर्म क्या आ जाएगा, I विल बी 72 साइन 60t प्लस 135 मिली एम्पियर, अगर ये वोल्ट में है तो, क्योंकि यहाँ 10⁻³ का एक फैक्टर आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। ओके, सो सपोज वोल्टेज एंड करंट through a circuit elements are given like this, V is 100 sin 314t plus 45 degree and small I is 100 sin 314t plus 315 degree। ओके, अच्छा पिछले वाली एग्जांपल में आप देखो, ये यहाँ पे आप देखो करंट I का एंगल 145 डिग्री था और वोल्टेज का 45 डिग्री, यानी कि यहाँ पे करंट लीड कर रहा था वोल्टेज को कितने एंगल से, 90 डिग्री से,
और CIVIL मैंने बताया था कैपेसिटर है तो करेंट लीड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। हो रहा है तो सही है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, वोल्टेज और करंट इस तरीके से आपको दे रखा है। आपको पूछा गया है आइडेंटिफाई द सर्किट एलिमेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्किट एलिमेंट, मतलब जो भी आपने यहाँ से एलिमेंट आइडेंटिफाई किया, मतलब ये R है या फिर L है या फिर C है या कॉम्बिनेशन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्किट एलिमेंट एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर पावर। पावर मीन्स ये इट इज लाइक इंस्टेंटेनियस पावर। ओके, सो पहले मैं क्या करूंगा, अगर एलिमेंट निकालना है तो मैं वोल्टेज और करंट के बीच में फेज रिलेशन देखूंगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, ये 45 डिग्री, ये 315 डिग्री है। ओके, तो मैं इन्हें कन्वर्ट कर लेता हूँ एक बार फेजर फॉर्म में, उसके बाद देखता हूँ। तो देखो V क्या था आपका 100 sin 314t प्लस 45 डिग्री, सो दिस इज लाइक 100/√2 एंगल 45 डिग्री। करंट क्या था 10 sin 314t प्लस 315 डिग्री, सो इसी मैंने क्या लिखा, दिस कैन बी रिटन लाइक 10 sin 314t प्लस 315 डिग्री माइनस 360 डिग्री, साइन थीटा इज साइन ऑफ थीटा माइनस 360 डिग्री। तो मैंने वही फॉर्मूला यूज किया, वही रिलेशन यूज कर लिया। सो ये आएगा आपका 10 sin 314t माइनस 45 डिग्री। सो दिस इज लाइक इन फेजर फॉर्म, ये करंट है तो दिस करंट इज व्हाट 10/√2 एंगल माइनस 45 डिग्री। ओके, तो इन दोनों फेजर्स को आप बना लो। ये रहा मेरा रियल एक्सिस, ये रहा मेरा इमेजिनरी एक्सिस। करंट आई क्या है माइनस 45 डिग्री, यानी कि ये वाला करंट आई हो गया। वोल्टेज क्या है प्लस 45 डिग्री, सो दिस इज योर वोल्टेज विच इज इन प्लस 45 डिग्री। सो एंगल क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच का एंगल, ये वाला, और ये एंगल क्या हो जाएगा आपका फिर 90 डिग्री। 45 माइनस ऑफ माइनस 45, और आपको दिख रहा है कि दिस वोल्टेज इज लीडिंग दिस करेंट, एंड वोल्टेज लीडिंग करेंट मीन्स दिस इज अ इंडक्टर, बिकॉज CIVIL में आप इधर की ओर चलो, कैपेसिटर में करेंट लीड वोल्टेज, एंड इफ वोल्टेज लीड करेंट देन इट इज इंडक्टर। हियर वोल्टेज इज लीडिंग करेंट बाय 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री लीडिंग होती है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या मिला, वोल्टेज लीड करेंट बाय 90 डिग्री, हेंस दिस इज एन इंडक्टर। ओके, सो माय सर्किट एलिमेंट इज इंडक्टर। अब मेरे को क्या निकालना है, इंडक्टेंस की वैल्यू, क्योंकि सर्किट एलिमेंट भी पता करना है। तो अब आप देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि XL मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो क्या होता है, दैट इज VRMS अपॉन IRMS, क्योंकि VRMS इज XL इंटू IRMS एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू XC इंटू IRMS, बट XL क्या होगा j ओमेगा L, तो J तो मैग्नीट्यूड में काउंट नहीं करेगा, वो सिर्फ फेज के लिए होता है। सो XL का मैग्नीट्यूड क्या आया VRMS अपॉन IRMS, वो वैल्यू मैंने रख दी 100/√2 डिवाइडेड बाई 10/√2, सो ये आ गया आपका 10 ओम। ओके, अब XL का मैग्नीट्यूड क्या होता है, XL होता है क्या j ओमेगा L, बट मैग्नीट्यूड की बात करोगे आप तो मैग्नीट्यूड ऑफ J इज 1, दिस J कंट्रीब्यूट ओनली टू फेज। तो XL की मैग्नीट्यूड क्या होगी ओमेगा L, तो ये वैल्यू पुट कर दिया मैंने 10 इक्वल्स टू 314 इंटू L, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ओमेगा आपको 314 दे रखा है सवाल में, दिस इज साइन ओमेगा t, सो ओमेगा इज 314। ओके, सो ये वैल्यूज आपने पुट किया तो यहाँ से आपको L की वैल्यू आ जाएगी 10/314 हेनरी, सो L इज लाइक 0.0318 हेनरी, दैट इज 31.8 मिली हेनरी। अब आपसे पूछा गया है पावर, सो पावर के लिए आप क्या करोगे, पावर के लिए आप करोगे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट, और इसे आप साइनोसॉइड वेवफॉर्म में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, साइनोसॉइड में मल्टीप्लाई करोगे, सो इट इज 100 sin 314t प्लस 45 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 10 sin 314t माइनस 45 डिग्री। अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज क्या कौन सा करना है, साइन A इंटू साइन B, और साइन A इंटू साइन B क्या होता है आपका, साइन A इंटू साइन B इज हाफ ऑफ कॉस A माइनस B माइनस कॉस ऑफ A प्लस B, और यहाँ पे आपको जो A की वैल्यू है मीन्स A की वैल्यू आपको कुछ इस तरीके से दे रखी है ओमेगा t प्लस 45 डिग्री, और B की वैल्यू दे रखी है ओमेगा t माइनस 45 डिग्री। ठीक है, सो A माइनस B यानी कि दिस माइनस दिस, सो दिस विल गिव्स यू 90 डिग्री, सो cos 90 डिग्री माइनस cos ऑफ A प्लस B यानी कि दिस प्लस दिस, तो यहाँ से 45 कैंसिल हो जाएगा, सिंपली आपको 2 ओमेगा t मिलेगा।
ठीक है। सो दिस इज माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी। ओके, एंड सो ये आपका आ गया माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये आपका आ गया माइनस 500 कॉस 628 टी। सो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में रिलेशन निकाल सकते हैं यूजिंग फेजर। मीन्स व्हाट इज हाउ टू यूज दिस फेजर टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।